हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आपको हमने वादा किया था कि हमारी उत्तर लेखन की जो ये सीरीज है वो चलेगी और हम डेली इसमें एक उत्तर लेखन के लिए यूपीएससी के पेपर 4 से अभी सवाल ले रहे हैं। तो आज हमारे उसी सीरीज में दूसरा प्रश्न ये है कि भ्रष्टाचार टॉपिक के ऊपर एक प्रश्न आया है पेपर 4 में कि अक्सर कहा जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की और प्रवृत्त करती है, लेकिन ये भी देखा गया है कि संपन्न लोग और शक्तिशाली लोग भी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। और भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। ये यूपीएससी के 2014 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसी के लिए आज हमारे साथ हैं हरिशंकर भाई, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। एक बार ये अपने विचार इस पर देंगे कि भ्रष्टाचार क्या है और इसको हम प्रश्न को कैसे टैकल करेंगे। तो भ्रष्टाचार पर आपके क्या विचार हैं, हरिशंकर जी बताइए। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बताते हैं जनरल सीरीज के 4 पेपर में जो एथिक्स इंटीग्रिटी का जो प्रशासन में सवाल है उस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो आज ये भ्रष्टाचार की जो मूल अवधारणा अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार में मूल अवधारणा हमारे पास यही समझ विकसित होती है कि भ्रष्ट प्लस आचरण। अगर हमारा कहीं भी नैतिक रूप से आचरण भ्रष्ट होता है तो हम उसको एक संकेत करेंगे कि नहीं, ये भ्रष्टाचार का रूप लेता है। अब इसके कई आयाम हैं। अब भ्रष्ट आचरण में केवल नैतिक रूप से ही हम नहीं कह सकते कि केवल ये नैतिक ही वो है जी। अब इसमें अगर इसमें पद ले लें, धन ले लें, मद मोह ले लें तो इसके अलग अलग आयाम बनते जाते हैं। जैसे अब इसमें हम भ्रष्टाचार में धन का ही अगर समावेशन करते हैं तो ये धन में भ्रष्टाचार की बातें आ जाती है। पद और लोलुपता की बात आती है तो इसमें फिर अलग आ जाता है क्राइटेरिया। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा कई भागों में, तो भ्रष्टाचार आज के समय का कई एक बहुत बड़ा आयाम है। इसका ये है कि समाज के अंदर ये प्रवृत्ति व्याप्त हो चुकी है कि अधिक से अधिक धन कमाना है, चाहे वो उसका सदुपयोग कर पाए या ना कर पाए। तो हमें ये भी अपने क्वेश्चन में डाल देना है कि अधिक से अधिक धन कमाने की प्रवृत्ति भी भ्रष्टाचार का मूल कारण है। इसके अलावा अन्य जो कारण है आप बताइए। जब भी हम यूपीएससी मेंस के उत्तर लेखन शैली की जब बात करते हैं तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हमें सिद्धांतवादी के साथ साथ व्यवहारिकता का समायोजन करना चाहिए। जी जी, है ना। आप अगर किताब में जो भी लिखा है डिट्टो अगर आप मेंस में लिख देते हैं तो उसकी कंपैरिजन टू कम नंबर मिलेगा जो आप अपने से लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एग्जामिनर वो सिंपल होता नहीं है ना, उसके पास भी एक काफी अनुभव होता है। तो वो समझ जाता है कि कहाँ से आप क्वेश्चन उठाए हैं, कहाँ से आप लिख रहे हैं, इतना क्लियर हो जाता है। जी जी। तो आपको इतना करना है कि कैसे हम चीजों को उठाएं और पढ़ने के बाद जो आपके अंदर आती है चीजें फिर उसको आप एक्सप्लेन एज ए व्यवहारिक सिंपल वे में लिखिए, जितना सरल हो। अगर सरलता अगर आपके प्रश्न के बाद उत्तर लेखन में नहीं आती है तो वो आपका उतना बेहतर उत्तर नहीं माना जाता है जितना कि कहा जाता है। अब जैसे जो 2014 का सवाल पूछा गया है कि इसमें कुछ निर्धनते ही एकमात्र विकल्प है या तो हम भ्रष्टाचार के लिए हम ये नहीं कह सकते कि निर्धन व्यक्ति ही भ्रष्टाचार करके अपना धनार्जन करता है ना। इसमें क्या है कि बड़े बड़े देखा गया है कि हमेशा चीजों को न्यूज़पेपर में आती रहती है हमारे सामने घटनाएं कि आज इन्होंने नीरव मोदी ने ये पीएनबी घोटाला किया, इसके बाद हम ले लें तो अपना ये विजय माल्या को ले लें तो इन्होंने इतना घोटाला। आखिर अगर हम इस बात को संकेंद्रित करें कि भ्रष्टाचार वो लोग नहीं करते जो धन से संपन्न होते हैं तो यहाँ वो बिल्कुल अकाट्य हो जाती है, क्योंकि वो लोग भी करते हैं जो भ्रष्टाचार में भी है और पूंजीपति भी है, तो संपन्न भी है और शक्तिशाली, तो उनका स्तर एक अलग है, वो अलग लेवल पे सोचते हैं। लेकिन जो छोटा तबका का आदमी होता है वो अलग तरीके उसको रोटी और बोटी से ही संबंध होता है कि हमारी रोटी की आवश्यकता कैसे हो जाए, ये न किन प्रकार ने। जैसे भ्रष्टाचार की अब राजनीतिक लेवल में अगर हम बात करें तो राजीव गांधी ने एक समय में कहा था कि हमारी योजनाएं जब केंद्र से प्रस्तावित होकर पारित होती हैं लागू करने के लिए, जब गांव तक पहुंचती हैं तो उसमें कई स्लैब्स हो जाते हैं और उन स्लैब्स में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा कट के जब हम 1 रुपया केंद्र से पारित करते हैं पैसा, तो जो निचले लेवल पे है गांव के स्तर पे वो मात्र 15 पैसा पहुंचता है। और वो 15 पैसा जो पहुंचता है अगर उसकी तुलना आज हम डिजिटल सरकार में देखें तो जिस प्रकार से
किसानों की संपत्ति में जो वो हो रही है, किसान फसल बीमा जो चल रही है, सम्मान, किसान सम्मान निधि जो और चल रही दूसरा है, ये है कि डीबीटी, हाँ, डायरेक्ट टू बेनिफिट डायरेक्ट ट्रांसफर जो है, हाँ, बिल्कुल आपने सही उससे कहा। इन चीजों को कम हाँ, किया जा रहा है। हाँ, आज के समय में डिजिटल, जैसे यहाँ से जो रुपया गया वो सीधा किसान के या गरीब के या वंचित के या शोषित के खाते में डायरेक्ट पहुंच रहा है। अब आप देखिए कैसे बिचौलियों की सीधे कमर तोड़ दी गई। जहां राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया में 15 पैसा पहुंचता है, वहीं 2014 के बाद जो सिचुएशन पलटी है डिजिटाइजेशन में, तुरंत 100 to 100 हो गई है। तो मतलब कि हमें कितने साल लग गए, 85 के आसपास, 80 के पास दशक में राजीव गांधी था, और 2014 मतलब 20 साल के आसपास में हमें 100% गांव में पैसे पहुंचाने में इतने साल लग गए, है ना। तो हालांकि इसमें और भी मुख्य कारण है, शिक्षित भी है, ग्रामीण नागरिक भी अब शिक्षित हो रहे हैं धीरे धीरे, भ्रष्टाचार वो भी समझ रहे हैं क्या होता है, सोशल मीडिया के साथ साथ लोगों के साथ भी भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शिक्षा भी, शिक्षित होना भी इसका एक समाधान है। अब आज के समय में अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में समाज अगर सुसज्जित नहीं होगा, और सुसज्जित कहने का मुख्य धारा ये होगी कि समाज के सभी गुण जो नैतिक रूप से आदर्शवादी प्रस्तुत होते हैं, तभी हम एक लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा में समाज को दे पाएंगे। अब आज के समाज धीरे धीरे जान रहा है कि वास्तविकता में भ्रष्टाचार, हर एक छोटा छोटा बच्चा जान रहा है कि भ्रष्टाचार क्या होता है। नहीं, भ्रष्टाचार एक गलत अवधारणा, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम सही करेंगे भले ही कुछ भी हो जाए। देश में समय समय पर काला धन है और स्विस बैंक है, यहाँ पे भी काफी चर्चाएं होती रहती हैं, इसे कम करना है, लेकिन कोई इसका 100% सॉल्यूशन नहीं आता। ये डीबीटी जैसी जो योजनाएं हैं, ये तो एक बहुत छोटा सा एक इसके अंदर सुधार है, जिससे बहुत कम स्तर पर भ्रष्टाचार को कम किया जा रहा है, लेकिन कम किया जा सकता है। अंततः इसको खत्म कर पाना मुश्किल है। आपने बहुत ही सही कहा कि भ्रष्टाचार बिल्कुल ही खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो नींव है व्यक्ति के ऊपर है, और व्यक्ति के लिए कहने कि सदैव अच्छा होता है, ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति काफी गहरी होती है। हाँ, व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप में, हाँ, वो व्यक्ति बिल्कुल भ्रष्ट आचरण नहीं करेगा जो नैतिक मूल्य है, नैतिक मूल्य सीख रहा है, सत्य निष्ठा सीख रहा है, सत्य के प्रति कैसे हमें करना चाहिए, लेकिन आदर्शवादी विचारधारा को अपना रहा है, वो कभी नहीं करेगा। ये भी देखा जाता है कि जिसको मौका मिल जाता है कि अगर घूस दे करके, घूस भी भ्रष्टाचार का एक रूप है, तो वो घूस दे करके अपना काम आसानी से कराने की कोशिश करता है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ जब उनका कहीं और देखते हैं बड़े स्तर पर, तो उनके खिलाफ वो आंदोलन भी करते हैं। तो हमें अपने अंदर भी स्वयं नियंत्रण की जरूरत है। ये हमें सारी जिम्मेदारी सरकार पे नहीं सौंपनी चाहिए, एक सामाजिक जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जन आंदोलन। सरकार की तो जिम्मेदारी इसमें अंश मात्र की है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो समाज की है। आज लोग आरोप लगाते रहते हैं प्रधानमंत्री ये भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी की सारी जो जड़ें हैं हमारे पास समाज से निकल रही है। अगर समाज एक सुसज्जित होगा, नैतिक होगा, आदर्शवादी होगा, है ना, आत्मनियंत्रण होगा, तो कभी भी शिकायत ऊपर नहीं आएगी। हालांकि अपवाद में 1-2 कारण आ सकते हैं, लेकिन हम उनकी गिनती नहीं करेंगे, है ना। हमें देखेंगे सार्वभौमिकता कहाँ आती है भ्रष्टाचार में। अगर सार्वभौमिक को देखकर दृष्टि में अगर चोट डालेंगे तो भ्रष्टाचार नीचे आएगा और लोकतंत्र की हम लोग सुरक्षा पाएंगे। जैसे कहा जाता है कि जहां जहां भ्रष्टाचार होगा लोकतंत्र उस पे लोकतंत्र पे कड़ा प्रहार। तो एक छोटी सी कोट हम लोग समझ सकते हैं। तो अब मैं इसका कंक्लूडिंग रिमार्क दे देता हूँ इस प्रश्न का। तो ये जो प्रश्न है हमें 150 शब्दों में पूरा करना है। हाँ, अब ये देखना है कि 150 शब्दों में हमारे दिमाग में पूरा भ्रष्टाचार के आइडिया भी हैं, काइंड्स भी हैं और उसके एग्जाम्पल भी हैं। हम ऐसे चीज़ों को सरल भाषा में 2-4 एग्जाम्पल देते हुए उत्तर लेखन शैली को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा अच्छा आंसर भी हो, प्रभावशाली उत्तर भी हो और अच्छे नंबर भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनमें हमें जितने भी हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद एक मिनट उस पर अच्छे से गहन विश्लेषण करके एक छोटा सा डायग्राम बना लेना है। छोटे से डायग्राम बनाने के बाद एक वर्ड लिमिट भी क्लियर रखनी है दिमाग में कि हमें वर्ड लिमिट इतनी ऐसे होने चाहिए, और वैसे करते हुए लास्ट में हम निष्कर्ष करते हुए एक समुच्च उदाहरण हम बता के अपना सारगर्भित आंसर देंगे, कंप्लीट कर सकते। तो इसका मैं एक बार ये दे देता हूं कि जो अभी तक हमारी चर्चा हुई उसका ये सार रहा कि भ्रष्टाचार का पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे कि भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार ये है कि भ्रष्ट आचरण यानी जो नैतिक मूल्य है उनसे अलग जो हमारा आचरण है वो ही भ्रष्टाचार है। दूसरा कि अधिक से अधिक
धन कमाने की प्रवृत्ति इसका मूल कारण है। इसमें आधारभूत कारण भी पूछा गया है प्रश्न में। फिर यह है कि निर्धनता ही एकमात्र कारण नहीं है भ्रष्टाचार होने का, इसके अन्य कारण भी देखे गए हैं, क्योंकि समाज के और दैनिक परिवेश में ये उदाहरण पाए जाते हैं कि संपन्न और शक्तिशाली लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, जिसके हम 2-3 उदाहरण देंगे। विजय माल्या का उदाहरण दे सकते हैं, नीरव मोदी का उदाहरण दे सकते हैं, 2G स्पेक्ट्रम का उदाहरण दे सकते हैं। और ये उदाहरण देते हुए फिर हम अपना एक निष्कर्ष लिखेंगे और इसमें हम बीच में एक कोटेशन अपना दे सकते हैं या कोटेशन से भी अपना आंसर शुरू कर सकते हैं कि जहां जहां भ्रष्टाचार होगा लोकतंत्र पर कड़ा प्रहार होगा। और फिर हम अपना कंक्लूजन देंगे कि इस तरह से और डीबीटी जैसी योजनाओं का हवाला देते हुए हम ये भी बता देंगे कि ये समाधान की ओर भी है। जैसे राजीव गांधी जी का उदाहरण देते हुए बताया था कि उनकी सरकार में 1 रुपए में से 15 पैसा पहुंच रहा था, तो आज के समय में डीबीटी जैसी योजनाएं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं के माध्यम से, सब्सिडी डायरेक्ट पहुंचाने के माध्यम से हमारे देश में भ्रष्टाचार में कमी लाई जा रही है। और ये भ्रष्टाचार एक ऐसी व्यापक अवधारणा है जिसकी काफी गहरी जड़ें पाई जाती हैं, जो कम तो की जा सकती हैं लेकिन अंततः खत्म नहीं की जा सकती। और इसी तरह यह हमारा 150 शब्दों का प्रश्न अच्छा प्रभावशाली प्रश्न बनेगा। तो इसी तरह के अन्य प्रश्न देखने के लिए, हमारी उत्तर लेखन शैली अपनी डेवलप करने के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे कि हम इसी तरह की अन्य वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिशंकर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने विचार इस पर प्रकट किए और उन्होंने उनके विचारों से जो ये हम उत्तर लेखन शैली में अपना अच्छा योगदान देंगे। इसी तरह से हम लोग आगे भी अपने युवाओं के लिए एक मार्गदर्शन के लिए जितनी सहायता हो सकती थी, जहां तक हम पहुंचे हैं, कोशिश करेंगे लोगों की भी मदद कर सकें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।